एवरीबॉडी। तो हम रिव्यू कर रहे हैं यूपीएससी के पिछले 10 साल के पेपर। तो हमने स्टार्ट किया था 2011 से, और 2011 और 2012 के GS1 के क्वेश्चन हमने रिव्यू किए। तो रिव्यू के कई सारे फ़ायदे हमने आपको बताए, और कई जितने भी वीडियो हमने डाले उन वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताते रहे। तो देखिए, कई सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, पहली बात कि आपकी तैयारी चल रही है तो आपका वीकनेस, आपको वीक जोन आपको पता चल जाएगा। और सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता चल जाएगी कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्या क्वेश्चन पूछता है। पहले आप यूपीएससी के पीटी के सिलेबस देखो और फिर पीटी के क्वेश्चन देखो, तो क्या अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर सिलेबस से हट के पूछे जाते हैं। पहले ये तो कंफर्म कर लो, तो आपको पता चल जाएगा। ये इतना कह ले कि एक कह ले बेहतरीन एग्ज़ाम है ये, कि जो अपने सिलेबस से हटता नहीं है। माना कि सिलेबस थोड़ा वास्ट है, सिलेबस थोड़ा बड़ा है, लेकिन सिलेबस से हटता नहीं है। आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपका ये हो गया। तो ये पता चल जाएगा आपको। और फिर सिलेबस में भी किस टॉपिक से ज़्यादा चॉइस करता है। देखिए क्या होता है ना, कि किसी भी चीज़ की, किसी भी बंदे की चॉइस होती है। तो जो यूपीएससी एग्जामिनर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो उनका भी कुछ क्या होता है, जो लोग पेपर सेट तैयार करते हैं, तो उनके भी माइंड सेट के बारे में आपको पता चलता है। यानी कि उनके माइंड सेट क्या रहती है, वो क्वेश्चन तैयार करते वक्त किस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और जो भी प्रीफर करते हैं, तो आपको फिर पेपर्स, कई सिलसिलावार पेपर्स आप एनालिसिस करते रहते हैं, तो आपको ये अनुमान होता रहता है कि क्वेश्चन फिर अगला साल किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जब आपको पेपर आप एनालिसिस कर लेते हो, तो इस तरह के फ़ायदे आपको होते हैं। और सबसे बड़ी फ़ायदा तो आपका ये हो जाता है कि आप जो मॉक टेस्ट सीरीज होता है, जो को जिससे कि आप टिक लगाते हो, एक एक्सपीरियंस आपको हो जाती है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन वो आपको नहीं मिलते जिस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी तैयार करता है। तो आप मॉक टेस्ट भी लगाना है तो यूपीएससी के पेपर का ही मॉक टेस्ट लगाओ। तो मैं आपको तकरीबन 10 साल के अगर पेपर रिव्यू करूँगा, तो ऐसे ही 1000 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, पीटी देने से पहले अगर आप 10,000 क्वेश्चन आप रिव्यू कर लो, और वो भी यूपीएससी के सेट का, तो फिर मेरे दोस्त, तो आपको 5 6 7 8 क्वेश्चन तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 5 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। आप कहेंगे सर ये भी क्या ये बात हुई। आप कह रहे हैं 10 साल के पेपर उठा लो तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखिए आप समझिए, मैंने 2011 का पेपर रिव्यू किया, 2012 का पेपर रिव्यू किया। तो आप 2011 में हमने आपको बताया था एक क्वेश्चन जो था कि 2011 में भी पूछा गया था और 2012 में भी पूछा गया था। तो ऐसा चलता है क्वेश्चन। बस क्या होता है, क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, क्वेश्चन को क्या करते हैं, बस घुमा देते हैं। तो अगर आप 11 के पेपर भी पढ़ें, तो 12 के पेपर से भी आपको जो है आंसर, अगर 11 के में टिक लगा दिया तो 12 में आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये है टेक्स्ट बुक सीरीज ए। तो मैं टेक्स्ट बुक सीरीज ए बता देता हूँ कि आपको आंसर कीज़ में फिर माथामारी ना हो, फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है जब टेस्ट सीरीज आपको याद नहीं रहता। तो टेस्ट सीरीज ए है, याद रखना। तो फिर मैं आंसर कीज़ भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको देखो करना क्या है, जैसे मैं आंसर क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको टिक लगाना है, और टिक लगाने के बाद आप हमारे साथ जुड़े रहना। 25 क्वेश्चन हम रिव्यू करेंगे, तो 25 क्वेश्चन का टिक लगा लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, फिर उसमें भी हम कर लेंगे। फिर तीसरा, फिर चौथे में मैं कंप्लीट कर दूंगा। फिर आप फाइनली आंसर मैच कर लेना जो भी आपने टिक लगाया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, आपका इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन है, तो आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप इंग्लिश से पढ़ लो और क्वेश्चन का टिक लगाओ। तो हम हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी तो आपको समझ में आ ही जाएगा, आप टिक लगा लेना। तो पहला क्वेश्चन है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। देखिए, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधित करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। आप जानते हैं कि जो धन विधेयक होता है, या राज्यसभा में इसमें सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। वो राज्यसभा जो है धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। और धन विधेयक को राज्यसभा में कह ले डिसीजन लेने का पावर नहीं है। राज्यसभा में धन विधेयक का पूरा पार्लियामेंट, संसद के पास पावर होता है। तो अब यहाँ पर जो सवाल की जा रही है, बहुत टेक्निकली सवाल आपको हल करना है बहुत आराम से, कि यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, मतलब सारभूत संशोधन करती है तो क्या होगा। संशोधन को माना जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, या फिर क्या किया जाएगा। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको कहा कि राज्यसभा में चर्चा हो सकती है, धन विधेयक पर चर्चा हो सकती है, लेकिन क्या हो सकती है, संशोधन नहीं हो सकती है। अगर वो एडवाइस करे पार्लियामेंट को कि ये संशोधन कर दो, तो पार्लियामेंट पर बाध्य नहीं है कि वो उसको मान ले। ठीक है, क्योंकि वो धन विधेयक का सारा पावर कहाँ होता है, पार्लियामेंट में होता है। और राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन से ज़्यादा रख भी नहीं सकती है। तो सवाल लक्ष्मीकांत पॉलिटी से सीधा सीधा है, सवाल पढ़ो
और टिक लगा दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पर 4 है, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप इसको पढ़ो और टिक लगा दो। ठीक है, लेकिन सवाल है पॉलिटी का सवाल है। देखिए स्टार्टिंग में हम कर रहे हैं पॉलिटी के सवाल से, 2 क्वेश्चन हो गए पॉलिटी से। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो भौगोलिक लक्षण यहाँ पर दिया गया और प्रदेश है, तो सीधा सीधा ज्योग्राफी से ये सवाल है। तो यहाँ दिया हुआ है एब्सिनी पठार कहाँ है, एटलस पर्वत, गुयाना उच्चभूमि, ओकावानुद्रोनी, तो पेंटागोनिया वहाँ दिया दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, बी नंबर में दिया उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, और एबिसिनी पठार दिया अरब। तो ये देखिए किस तरह के कूट से आपको सही आंसर को आपको चुनना है, सही से जो मैच कर रहा है उससे, उसमें आपको टिक लगाना है। तो देखिए सही सम्मिलित करना है आपको। तो ये भौगोलिक लक्षण यानी कि आपको बता रहे ज्योग्राफी का ये सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल है। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी, अलोरा में गुफा विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो ठीक है, इस पर आपको सही कथन पर टिक लगाना है। एंशियंट हिस्ट्री से यह सवाल है। ठीक है, तो ये है अंग्रेजी में, आप इसको पढ़ लो और टिक लगाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 5 नंबर का, पुनर्योगज यानी कि डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी जीनों का स्थानांतरित होने देता है। तो कैसे होने देता है डीएनए, जीनों का, जीन जानते हो ना, मैंने कहा ना कि साइंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तकरीबन 6 से लेकर 10 तक की किताबें अगर आप पढ़ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन साइंस के आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो डीएनए टेक्नोलॉजी से यहाँ सवाल है, जीनों के स्थानांतरित को होने देता है। तो 3 ऑप्शन है, कूटों के माध्यम से सही उत्तर को चुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआंगचांग हेंग त्सांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए आपने पढ़ा होगा, मेडिवल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो ये सवाल आपके मेडिवल हिस्ट्री से है। काफ़ी खूबसूरत सवाल है, चीनी यात्री के बारे में पूछा जा रहा है, युआंगचांग हेंग त्सांग, तो इसके बारे में काफ़ी आपने पढ़ा होगा। तो टिक लगा दो, कोई हर्ज नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तारा कछुआ, मॉनिटर छिप के लिए, वामन सुअर, स्पाइडर वानर। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम तो करंट अफेयर में डिस्कस करते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। तो देखिए हमारे जल में ये प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, आर्सेनिक है, सार्बिटोल है, फ्लोराइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, यूरेनियम है। तो कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, तो पॉलिटिक्स ये क्वेश्चन है सीधा सीधा, इसको टिक लगा दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले इसको आप पढ़ लो और टिक लगाओ। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। तो इसमें से क्या है, उपयुक्त में से कौन स्तनधारी है। देखिए स्तनधारी मेमल्स पूछ रहा है, कितना ईजी क्वेश्चन है, इस 6ठी क्लास का बच्चा भी टिक लगा देगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत के संविधान के संशोधन में केवल लोकसभा में एक विधेयक की पूर्व स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। तो क्या देखिए मतलब गौर की जगह कह रहा है कि भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक, तो क्या सभी राज्यों के द्वारा किया जाना जरूरी है। अगर मान लीजिए अगर संघीय चरित्र का भी अगर कुछ मतलब अगर संशोधन कर रहा है, तो देखिए आप इशारा समझ सकते हो और क्वेश्चन पर टिक लगा दो। ठीक है, पॉलिटी से क्वेश्चन है। 12 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी समझ रहे, अटॉर्नी जनरल के ऊपर ये सवाल है। तो भारत का महान्यायवादी, यहाँ 4 ऑप्शन है, टिक लगा दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कथनों से सही तो उत्तर चुन करके टिक लगाओ। 13वां सवाल है, सकरा उद्योग के उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही है। तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनो। 14 नंबर का क्वेश्चन है, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता किस प्रकार होती है। तो ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर ज्योग्राफी के क्लास 6 के बुक से ये सवाल है, आप बहुत इजीली जवाब पर टिक लगा दो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इंग्लिश में है, थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग भी पढ़ लो और इसको टिक लगा दो। तो नेक्स्ट है 15 नंबर का, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है। देखिए कितना कॉमन सेंस का
ये क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है, भूगोल से ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवन जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है, शेष अलवन जल का सबसे अधिक भाग कहाँ रहता है? तो कितना इजी क्वेश्चन है, आप सीधा सीधा इसको टिक लगा दो। बर्फ छत्रक हिमनद के रूप में रहता है, ये कहाँ सबसे अधिक भाग है? तो जानवे करते हो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिका, आर्कटिका, ठीक है। तो निम्नलिखित, तो देखिए उससे मतलब मैंने ये कहा, तो इसको आपको पढ़ करके अच्छे से टिक लगाना है, ठीक है। तो कहाँ पर, ये कुछ ऑप्शन दूसरा है, ठीक है। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो इसको विचार करना है और सही उत्तर को सुमेलित करना है, ठीक है। तो नोकरेक जीवमंडल रिजर्व, गारो लोकटक झील कहाँ है? नमंडा, नामडाफा राष्ट्रीय उद्यान, और इसी तरीके से 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है, 3 आपको युग्म है, इसको सुमेलित करना है सही उत्तर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेसेंट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, उपर्युक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें से पृथ्वी को गतिक लाने के लिए कौन से जिम्मेवार है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, भूगोल का सवाल है, टिक लगा दो। 19 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या इसका उल्लेख है? नहीं है। योजना आयोग है, क्षेत्रीय परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर चुन लो। 20 नंबर का क्वेश्चन, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से है, टिक लगा दो। तो ये आपका इंग्लिश है, इसको देख कर टिक लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो हमने देखा था कि संसद के पास कितना पावर होता है, तो कोई भी कानून बना सकती है। तो कैसे, इसको टिक लगा दो, ये ऑप्शन दिया गया है। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों की प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? तो ज्योग्राफी से सवाल है, सीधा सीधा टिक लगाओ। तो अगला क्वेश्चन है, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो परितंत्र, इकोसिस्टम जो इम्बैलेंस हो रहा है, तो घटती उत्पादकता में सही क्रम कौन है? किस चीज़, कौन सा ऐसा परिक्रमण है जो सबसे ज़्यादा घट रहा है? सही उत्तर पर टिक लगाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन तिथि का उपयोग कहाँ के लिए होता है? तो ये भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी कि पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो उद्देश्य नहीं है, पेशा का जो उद्देश्य नहीं है, ये 1996 में जो अधिनियम सरकार ने बनाया था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी से टिक लगा दो। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले 25 क्वेश्चन के साथ। तो तब तक बने रहो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।